नमस्कार नमस्कार, क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, नीट 2025 का बेटा पेपर हो चुका है और मैंने देखो आज आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हमें पता है कि इस साल का जो पेपर आया था वो पिछले 5 साल के पेपर से डिफरेंट पेपर था, अनप्रिडिक्टेबल पेपर था। और मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से बात की है और जितने भी स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस देखे हैं, तो क्योंकि बच्चों को एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि पेपर कुछ इस टाइप से एकदम से बदल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं नहीं बात कर सकती, पर अगर मैं बायोलॉजी सेक्शन की बात करूं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली जितने भी हम यूजुअल पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में लेंथी पेपर था। और क्योंकि आपने वहां पे थोड़ा ज्यादा आपको टाइम लगा होगा, क्योंकि इस बार बेटा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत सारे थे, पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ रहा था कई क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज भी थे बट मल्टी स्टेटमेंट डायग्राम बेस्ड, तो समय कंपैरेटिवली ज्यादा लगा, जिस कारण से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम टोटली समझ पा रहे थे कि बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए होंगे, क्योंकि हमें आदत है कि 45 मिनट में हमारी बायोलॉजी हो जाती है, जो 1 घंटा 15 मिनट लगा रही है, और इस वजह से बाकी सेक्शंस को भी आप उतना शायद इफेक्टिवली ना अटेम्प्ट कर पाए हो अगर आपने बायोलॉजी सेक्शन से शुरू किया होगा। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बेटा जूलॉजी की बात करूं, देखो मैं आपको बेटा बहुत ईमानदारी से एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट डाला था जब पेपर हुआ था, तो सब लोग ये कि मेरे नोट्स में से क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, वहां से क्वेश्चन आए हैं, और बच्चा उस टाइम पे उस सिचुएशन में नहीं था, कोई भी उस टाइम पे उस सिचुएशन में नहीं था जो इस चीज को बेटा समझ पाता। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी इससे रिलेटेड एक पोस्ट डाला था कि यार दिस इज द टाइम दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट किड्स आर गोइंग थ्रू, है ना, क्योंकि एकदम से पेपर हुआ है और ये महारथी बनने का समय नहीं है। ऑफ कोर्स बेटा टीचर्स आपके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं शायद जितना आप करते हैं, और वो समय वो टाइम नहीं था जिस टाइम पे हमें ये प्रूफ करना था कि यार कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर लिया है, हम महारथी बन जाएं। तो यस, आई थिंक 1 हफ्ता हो गया है, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम दैट आई कैन एक्चुअली कम हियर एंड टॉक टू यू गाइज, एंड नॉट ओनली बेटा आप लोगों से बात करने के लिए ही सिर्फ। ऑफ कोर्स बेटा हम देखेंगे अभी कि क्या हम क्लास में जो चीजें पढ़ते हैं, क्या इस बार के पेपर में भी वो सारी चीजें कवर हुई थी या नहीं हुई थी। अगर किसी के मन में डाउट है, देखो ऑनेस्टली बेटा एक टीचर पढ़ाता है और उसे आके अगर बार बार ये बताना पड़े कि वो जो पढ़ाता है उसी में से पेपर आता है, तो मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जस्टिफाइड है। बट आगे भी बहुत सारे बच्चे पेपर देंगे, और नीट की तैयारी इस साल भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, अगले साल भी करेंगे और उससे अगले साल भी करेंगे। तो और हमारे से एसोसिएटेड मैंने आपके अर्जुना, लक्ष्य और यकीन सारे बैचेस में पढ़ाया, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, देयर शुड नॉट बी एनी सेकेंड थॉट इन योर माइंड कि जो हम क्लास में पढ़ते हैं, जो हम नोट्स में पढ़ते हैं, क्या वो पेपर में पूछा जाता है या नहीं। एंड दैट इज द ओनली रीजन आई हैव कम हियर, that is the only reason I have come here, there is no other reason बेटा। I am sure कि सब अपनी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, और मैं सारे बच्चों से बेटा जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया है, और कहीं ना कहीं अगर बेटा बिकॉज ऑफ द पैनिकिंग सिचुएशन अगर कहीं से भी आपका बेटा पेपर खराब हुआ है या कम अच्छा हुआ है, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो आई एम स्टिल बेटा स्टैंडिंग टॉल विद यू ऑल। एंड एक चीज मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ बेटा साथ के साथ, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है या पेपर कंपैरेटिवली बेटर आया है, तो आप एक चीज और समझिए बेटा कि कट ऑफ भी नीचे जाएगी, और ये बहुत जल्द, मैं सिर्फ कह नहीं रही हूं, जब आपका कट ऑफ आएगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कट ऑफ भी बेटा कम जाएगी। और कट ऑफ कम जाएगी का मतलब ये है बेटा कि अगर आप अराउंड आई वुड से 530, 540, 550 भी स्कोर कर रहे हैं, तो यू कैन गेट अ गुड डिसेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन ये ऑफ कोर्स एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता, एक्यूरेटली कोई बता नहीं सकता, बट ऑफ कोर्स बेटा आप इस साल के पेपर को पिछले सालों के पेपर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हाई स्कोरिंग उतना पेपर था भी नहीं, आपने फिजिक्स का भी पेपर देखा था, तो हाई स्कोरिंग नहीं था, तो यानी कि बेटा कम मार्क्स में भी आपको बेटर रैंक्स मिलेंगी। तो ये बात मैंने आप लोगों से कर दी है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अवे मूव टू द टॉपिक बेटा, और फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपके मन के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे बेटा, एंड जेन्युइनली आप जितने स्ट्रेंथ से तैयारी पहले भी कर रहे थे उसी स्ट्रेंथ से तैयारी कीजिए। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा कहती हूं, अगर आपके मन में डाउट है, देखो टीचर के मन में डाउट नहीं होता बेटा, आई थिंक कि पता नहीं
why this has happened that we have to come and tell you, but sometimes I feel it is also important कि आपके मन के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जब हम बेटा एक क्लियर माइंड के साथ में किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो आई थिंक वो तैयारी 2x बेटर हो जाती है. सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, देयर शुड बी ट्रस्ट. We have trust on you and I think the same goes with you guys. And now let's straight away move to the question paper. Zoology का और botany के इस बारी बेटा सेक्शन सेपरेटेड नहीं थे, मिक्स क्वेश्चंस आए हुए थे जो यूजुअली पिछले 5 सालों में नहीं देखा गया था. और जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चंस भी मिक्स आए हुए थे. बट मैं अगर आपको बोलूं जूलॉजी के आपको पूरे बेटा 41 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैं ये 41 क्वेश्चंस फटाफट से आप लोगों को दिखा देती हूँ कौन कौन से आए थे और कैसे कैसे हमने बेटा इन्हें क्लास में कवर किया था. ठीक है ना. तो पहला क्वेश्चन बेटा, मैं थोड़ी सी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करना चाहती हूँ. यस, पहला क्वेश्चन जो कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि मैम ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में नहीं था. यस, तो हम जब भी क्लास में बेटा पढ़ते हैं तो मैं, मेरे बच्चों को पता होगा जो मेरे से क्लास में पढ़ते हैं कि मैं कुछ अतिरिक्त ज्ञान के पॉइंट्स लिखवाती हूँ. अच्छा, ये जो पीपीटीज में आपको स्लाइड्स दिखेंगे, लक्ष्य बैच, मेरे लास्ट ईयर के लक्ष्य बैच और यकीन 2.0 के ही स्लाइड्स आपको मिलेंगे. मैंने कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने दोनों बैचेस में पढ़ाया हुआ है. तो मैं कुछ अतिरिक्त ज्ञान वाले पॉइंट्स लिखवाती हूँ और वर्बली भी बताती हूँ, लिखवा भी देती हूँ और हमेशा कहती हूँ ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड वन ऑफ दोज अतिरिक्त ज्ञान केम इन योर एग्जामिनेशन एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस. तो ये मैंने लिखवाया भी हुआ था. ट्विंस बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर, ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. तो ट्विंस जो है एक लड़का है और एक लड़की है. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्लास्ट्यूला शायद थोड़ा सा कम क्लियर भी दिख सकता है क्योंकि बेटा मैंने स्क्रीनशॉट निकाले क्लास में से. ब्लास्ट्यूला when hatches out of zona pellucida it might break into 2 parts, monozygotic twins, identical twins, sexes are same. तो मैंने लिखवाया हुआ है कि जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं तो सेक्सेस सेम होते हैं क्योंकि वो एक ही बेटा एक ही जाइगोट से टूट के बना है, तो सेक्सेस हमेशा सेम होते हैं. 2 ओवा रिलीज्ड बाय फीमेल fertilized by 2 different sperm, 2 zygotes are formed, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस. और ये मैंने लिखवाया हुआ है बेटा कि जब आपके दो अलग अलग बेटा क्या बोलते हैं ओवा रिलीज होती है, 2 अलग अलग स्पर्म्स को फर्टिलाइज करते हैं तो बनते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिसे हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं. और मोनोजाइगोटिक होता है तो हमेशा सेक्सेस सेम होते हैं, लेकिन अगर डाइजाइगोटिक है तो सेक्सेस सेम भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं. और ऐसा ही क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में भी आया था. सो दे वर फ्रेटर्नल ट्विंस, दे आर डेफिनेटली नॉट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि जैसा कि लिखवा है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हमेशा सेक्सेस सेम होते हैं. तो कभी कभी अतिरिक्त ज्ञान वाले पॉइंट्स भी बेटा काम आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में और ये इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था. अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बेटा ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आया हुआ था एंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. यस बेटा, यूज किया जा सकता है क्योंकि उसी को हम बेटा यूज करते हैं, जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं उसे हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज करते हैं. स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व नियर एनोड व्हाइल लार्जर फ्रेगमेंट्स आर फाउंड नियर द वेल्स इन एगरोस. तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने लार्जर फ्रेगमेंट बनाया हुआ है और ये मैंने लार्जर फ्रेगमेंट बनाया हुआ है वेल्स की तरफ, और वेल्स की तरफ हमेशा कैथोड होता है, नेगेटिव होता है, और जितना छोटा फ्रेगमेंट होता है वो नीचे की तरफ जाता है जिस तरफ पे एनोड होता है यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे यही बात बोली हुई है, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व नियर एनोड, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि वो बेटा बहुत फास्ट रन करेगा. लार्जर फ्रेगमेंट फाउंड नियर वेल्स, यस लार्जर फ्रेगमेंट्स वेल की तरफ है. तो दोनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है, आपको नोट से भी मिल रहे हैं, आपको एनसीईआरटी से भी मिलेंगे. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन बेटा हम अगर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे ये क्वेश्चन, जब मैंने बच्चों से सुना, हालांकि मुझे बहुत दुख होता है जब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम ये डायग्राम कहां से आया हुआ है, ये जो डायग्राम है. तो ये डायग्राम बेटा एनसीईआरटी का है, पहली बात तो एनसीईआरटी का डायग्राम है एंड ये डायग्राम हमने क्लास में भी किया हुआ था. अगर आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट बेटा विद रिगार्ड टू पी एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो एक पीसीटी दिखाया हुआ है, एक डीसीटी दिखाया हुआ है और इसमें करेक्ट पूछा हुआ है. तो आप सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को देख लेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है. जैसा अगर आप यहाँ पे पीसीटी में देख पाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया को हमने सीक्रीट किया हुआ है. तो बेटा वाटर तो कहीं से भी नहीं है, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए. कई क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी बन रहे थे. हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया, ये दोनों करेक्ट है. अब आपको बेटा डीसीटी चेक करना है. डीसीटी में यहाँ पे पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन है और अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो तो पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन फॉर डीसीटी.
ठीक है ना। सो दिस वाज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, और हम एक कंबाइंड डायग्राम भी बनाते हैं और एज इट इज क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इस बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो दिस ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, एज इट इज टेबल से बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी फॉर द बेटा स्क्रीनशॉट। ऐसा सा अगर आप देखोगे एज इट इज ये वही है बेटा, एडिनिन, एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड। तो आप क्वेश्चन में देखो नाइट्रोजनस बेस क्या है, शुगर क्या है, सॉरी नाइट्रोजनस बेस क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है। एडिनोसिन आप देख पा रहे हो, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3, ए का 3। एडिनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, तो सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, सी का 1, और ऑप्शन 3 ही करेक्ट दिख रहा है। बी का 2, एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड, बी का हो गया 2, बी का 2, एडिनाइलिक एसिड आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। एंड डी का हो गया 4, एलेनिन इज अमीनो एसिड, सो डी का हो गया 4, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप जाओगे तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था। बायोरिएक्टर का डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और मैं बायोरिएक्टर का डायग्राम क्लास में भी बनवाती हूँ, एंड सरप्राइजिंगली इस बारी बेटा डायग्राम से कई सारे क्वेश्चंस आए थे और आप सरप्राइजिंगली सेम यही वाला डायग्राम आया हुआ था। हालांकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जिन बच्चों ने बहुत थॉरली एनसीईआरटी को बेटा एक भी लाइन नहीं छोड़ी, क्योंकि इस बारी बेटा इंट्रोडक्शन से लेके सब कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे पूछा हुआ है बेटा कि ये सी क्या है, सी आप देख पा रहे हो बेटा ये क्या है, फोम ब्रेकर है। सी क्या है बेटा, फोम ब्रेकर है, क्लास में भी बनवाया हुआ था, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन में अगर हम जाए, क्वेश्चन नंबर 6, तो ये बेटा काफी सारे स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन हालांकि बहुत सारे बच्चों का गलत नहीं हुआ होगा क्योंकि बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। जैसे मैंने यहाँ पे बेटा oogenesis के काफी सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए जो हमने क्लास में पढ़े थे। करेक्ट ऑप्शन पूछा है और इसमें पूछा हुआ है रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं तो यहाँ हमने फीटल लाइफ टिल बर्थ, ये हम टाइम पीरियड लिखते हैं फॉर फीमेल्स, और रिडक्टिव डिवीजन का मतलब यहाँ पे मियोसिस की बात की हुई है, और मियोसिस स्टार्ट्स अर्लियर इन फीमेल। यस बेटा आप देख पा रहे हो कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही हम यहाँ पे मियोसिस 1 चालू कर देते हैं, डेफिनेटली फीमेल्स की बॉडी में ये बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है, और मेल्स में तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस ही प्यूबर्टी के वक्त में चालू होती है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है मैम। तो ए तो मैम बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू द फीमेल। बोला जो फर्स्ट और सेकंड मियोटिक डिवीजन में जो गैप होता है वो मेल्स में शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू फीमेल। आप यहाँ पे टाइम पीरियड देख पा रहे हैं, तो बेटा इस टाइम पीरियड में आपको दिखेगा कि फीमेल की बॉडी के अंदर मियोसिस 1 एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू हो जाती है, बट वो अरेस्ट हो जाती है, और जब प्यूबर्टी आती है तो बेटा वो मियोसिस क्या होती है, कंप्लीट होती है प्यूबर्टी आने पर, और फिर बेटा प्यूबर्टी आने पर मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद मियोसिस 2 चालू होती है, और फिर से बेटा क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन में बेटा काफी लंबा गैप होता है, लेकिन मेल्स के केस में ये गैप नहीं होता, मेल्स के केस में कंटिन्यूड प्रोसेस है। और आपको मैं बता दूं ये नीट 2024 या 2023 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था टाइम पीरियड से रिलेटेड, 2023 में आई गेस, सो 2023 में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था। तो आप देख पा रहे the gap between first meiotic division and second meiotic division much shorter in males, absolutely true। A and B correct है बेटा, आप ऑप्शन 1 करेक्ट मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। आप इस डायग्राम में देखो, फर्स्ट पोलर बॉडी तब बनती है when there is a beta secondary large haploid secondary oocyte, not the primary oocyte, तो definitely this statement is wrong। and LH surge leads to the disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding, नहीं, LH surge बेटा इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में आपको दिखेगा कि LH surge से बेटा आपकी क्या बोलते हैं, आपका ग्राफियन फॉलिकल टूटता है, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, एंडोमेट्रियम नहीं टूटता। एंडोमेट्रियम टूटता है जब आपका बेटा कॉर्पस ल्यूटियम अवेलेबल नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन नहीं होते, तो एंडोमेट्रियम टूटता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दिखती है। LH सर्ज जब होता है इट लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ इन केस आपने एक्सप्लेनेशन देखनी हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा दे आर बेटा एक्टोपैरासाइट, तो ऑप्शन 4 डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ये हमने क्लास में पढ़ा भी हुआ है। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं साइक्लोस्टोम्स, ठीक है, ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफरेज बायोमोलिक्यूल से सीधा क्वेश्चन आया है और एग्जैक्टली ऐसी ही रिएक्शन हमने क्लास में की थी, एज इट इज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। तो फॉलोइंग बेटा, नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बेटा ट्रांसफर ऑफ ग्रुप दिख रहा है, ट्रांसफरेज, ये ग्रुप पहले एस पे लगा हुआ था, फिर इस पे लग गया, तो ग्रुप का ट्रांसफर हुआ, एज इट इज हमने क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर। बेटा अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, assertion and reason है बेटा, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. The member of subphylum Vertebrata possesses notochord. During the embryonic life, notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults. That is the reason बेटा, both assertion reason are correct and reason correct explanation. As it is line आपको बेटा क्लास में दिख रही है। ऑल वर्ड हम क्लास में बेटा, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्लास में बताते हैं, सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, क्योंकि बेटा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके ड्यूरिंग दी एनी पीरियड ऑफ देयर लाइफ टाइम दे हैव अ नोटोकॉर्ड एंड लेटर ऑन बेटा दैट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, है ना। एंड कुछ कॉर्डेट्स बेटा आपके यूरोकॉर्डेट्स भी होते हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स भी होते हैं। ठीक है, सो एज इट इज हमने पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखोगे, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको दिखेगा यहां दिया हुआ, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, ये एन टर्मिनल है, और एन टर्मिनल पे आपको बेटा क्लियरली दिख रहा है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स एन टर्मिनल पे होती है, ना कि सी टर्मिनल पे। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल, नो बेटा, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर लोकेटेड ऑन दी एन टर्मिनल। तो कई बार अब ऐसे भी क्वेश्चंस आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन, एज इट इज ये सारी चीजें बेटा हमने क्लास में भी कवर की हुई है। यहाँ पे 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, ठीक है। ऑप्शन आपको, आंसर आपको दिख गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो 11 कहता है साइलेंसिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हुए थे बेटा इस पर्टिकुलर जीन साइलेंसिंग से रिलेटेड, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चंस बने हैं। हालांकि हम इसका पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाते हैं, बट डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आया है यहाँ पे। साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए साइलेंसिंग बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। साइलेंसिंग किसकी वजह से होती है? देखो यहाँ पे आरएनए, पहला ही पॉइंट लिखवाया था बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आए थे बेटा, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आए थे, कुछ क्वेश्चन अभी आप देखोगे मल्टी स्टेटमेंट, बहुत लंबी लंबी लैंग्वेज भी आई थी, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट आए थे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मीनार्क, आप देखोगे मीनार्क, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को आप बोलते हैं मीनार्क, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा देखोगे, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का था और आपको ये सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएगा। हार्ट से सिक्रेट होता है एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, देखो एज इट इज यहाँ पे दिया हुआ है ए का 3, ये क्लास के ही स्क्रीनशॉट है बेटा। ए का 3, बी का 1, किडनी, किडनी से इराइथ्रोपोइटिन निकल रहा है, किडनी से इराइथ्रोपोइटिन निकल रहा है, ठीक है ना। जीआई ट्रैक्ट से डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं, जीआई ट्रैक्ट से सिक्रेटिन है, यहाँ पे हमने सिक्रेटिन भी मेंशन किया हुआ, और भी हार्मोन्स मेंशन किए हुए बेटा, एंड डी का हो गया 2, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये क्वेश्चन आया था एक बेटा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और ये आपकी कंसेप्चुअल तो था ही, ये आपकी बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी चेक कर रहा था। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे चेक कर रहा था, और इसके कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में कहां दिए हुए हैं, मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं बेटा उनको ये पता होगा कि मैं क्लास में एनसीईआरटी भी रीड कराती हूं, क्योंकि बेटा काफी सारी थ्योरी की ऐसी चीजें होती है जो आपको क्लास में, आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ने की जरूरत है। मैं क्लास में एनसीईआरटी रीड इसीलिए कराती हूं। आप यहाँ पे इस ऑप्शन में काफी सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स देख पाओगे। हालांकि बेटा अगर, पर मैं समझ रही हूं कि वो सिचुएशन में भी ऐसी नहीं थी कि बच्चा शांत दिमाग से सोच पाए, और क्योंकि शांत दिमाग से सोचने वाली स्थिति नहीं थी, तो इसीलिए लैंग्वेज देख के हम घबरा गए कि ऐसा तो आईवीएस से रिलेटेड हमने कोई भी चीज क्लास में लिखी नहीं है ना। मैं वो सिचुएशन को भी समझ पा रही हूँ, बट अगर आप ठंडे दिमाग से बाद में आके सोचते तो शायद कर पाते बेटा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन आईवीएफ मेथड। ड्रॉबैक, जब हम आईवीएफ करते हैं तो हम क्लास में बताते हैं आपको कि आईवीएफ करा जाता है ऐसे कपल्स जो इनफर्टाइल है ना, उनकी मदद करने के लिए, बच्चे पैदा जिनके नहीं हो रहे हैं। इसमें पहला ही ऑप्शन दिया हुआ था हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। जिन्होंने क्लास अटेंड किया उनको ये पता होगा, हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, काफी सारे स्क्रीनशॉट्स तो बेटा अटैच करने की भी स्पेस नहीं है कि वैसे भी धुंधला दिख रहा है, तो
कि ड्यू टू वेरियस रीजंस बेटा जो मेल और फीमेल में होती है आईवीएफ किया जाता है। इसमें पहला ही पॉइंट दिया था हाई फर्टिलिटी रिस्क, मदर्स की डेथ बहुत कॉमनली दिखती है आईवीएफ करने से। बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि आईवीएफ का प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि दो ऐसे कपल्स की मदद की जाए जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे। इसलिए अगर उससे मदर की डेथ बहुत ज्यादा दिख रही होती तो ये प्रोसेस किया ही क्यों जाता। और अगर बेटा हम ऐसे ऑड वन आउट ऐसे कर देते, करेक्ट आंसर पूछा था ड्रॉबैक्स, तो ये तो ड्रॉबैक है ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, मतलब ए तो होता ही नहीं है। तो आप इस तरीके से ऑड वन आउट करके क्वेश्चन निकाल सकते थे। ये बेटा सिर्फ इसलिए है बताना जरूरी ताकि हम फ्यूचर में ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर रह सके कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो शायद डायरेक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ना हो, बट अगर हम थोड़ा सा शांत होके उसको सोचे तो हम कर सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, जैसे नॉट अवेलेबल इन इंडिया, क्या इसे करने से लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, अवेलेबल तो होता ही है इंडिया में। और ये कुछ पॉइंट्स आपको ना इस एनसीईआरटी की लाइन में देखने को मिलेंगे जो हमने यहाँ पे रीड भी की थी कि जब आईवीएफ किया जाता है तो उसकी वजह से एडॉप्शंस की रेट कम हो जाती है, विच इज पॉसिबल ड्रॉबैक डी, है ना। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। एक्सपेंसिव होता है, ये पॉइंट भी आपको यहां पे मिल जाएगा। सो बी डी एंड एफ, ठीक है ना। एंड दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से कि एनसीईआरटी रीडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। ऑफकोर्स we cover NCERT in the class, everything we try to make sure कि every point is written, even some extra points, but still beta it is very important for you as a student to read NCERT as many times as possible, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन को देखें। अगर बेटा ये सीधा सवाल आया हुआ था, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम कहा जाता है, ये हमने डायरेक्ट बेटा क्लास में पढ़ा भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो इस टॉपिक से तो हर साल क्वेश्चन आ रहे बेटा, होमोलॉगी एंड एनालॉगी से। स्वीट पोटैटो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनालॉगी एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बेटा एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, और एनालॉगस स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी ओरिजिन अलग होती है बट वो फंक्शन सेम कर रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। अगेन स्पर्म के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। हेड में आपके पास जेनेटिक मटीरियल होता है बेटा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। एक्रोसोम में बेटा आपके पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। मिडल पीस में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडल पीस हैज एनर्जी, बी का हो गया 3, बी का 3। ए बेटा हेड हैज बेटा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस, ठीक है ना, ए का हो गया 4, ए का 4। एक्रोसोम में आपके पास एंजाइम्स थे तो सी का हो गया 1, सी का 1, ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन। अगेन दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज अगेन एप्लीकेशन बेस्ड। ये भी बहुत सारे बच्चे बेटा सॉल्व कर पाए थे, क्योंकि अगर आप देखोगे हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर आप 1 बिलियन कॉपीज अगर आप 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर रन करते हो, जो कि स्टेटमेंट में बेटा हमने क्लास में पढ़ा है, 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर से आपको 1 बिलियन कॉपीज मिलती है। ऐसे कुछ फॉर्मूले आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़े हैं। अगर आप यहाँ पे बेटा देखो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज द डीएनए अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से आपको जस्टिफिकेशन मिल रही है कि पीसीआर की एम्पलीफिकेशन की जस्टिफिकेशन मिल रही है? हम पीसीआर में हमने क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, एक से आपको एक डीएनए की कॉपी से एक डीएनए में जब आप एक साइकिल पीसीआर का लगाते हो तो आपको 2 कॉपीज मिलती है, एक से आपको 2 कॉपीज मिलती है। और ये स्टेटमेंट हमने लिखी है कि 30 साइकिल से 1 बिलियन कॉपी मिलती है। तो एन यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ साइकिल है। आप नंबर ऑफ साइकिल में बेटा वैल्यू पुट करके देखो, है ना, कि आप 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो और सब में पुट करके देखो जहां जहां पे n दिया हुआ है। तो 2 की पावर n जहां आपको दिख रही है, अगर आप 2 की पावर 30 डालते हो जो हमने क्लास में लिखा हुआ है, तो आपको बेटा अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज मिलती है। 30 साइकिल से 1 बिलियन मिल रही है। 2 की पावर 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 डालोगे तो बेटा 4 आएगा, 1 का 2 कॉपी बनती है। बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आया था बट थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड था कि अगर आपको डायरेक्ट ना भी बेटा फॉर्मूला पता हो, बट अगर आपको पता है पीसीआर में 1 से 2 कॉपीज मिलती है और अगर आपने ये क्लास में पढ़ा है कि 30 साइकिल से 1 बिलियन कॉपीज मिलती है, तो ये आप अटेम्प्ट कर पाए होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 19, तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से क्वेश्चन आया हुआ है। आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरैक्शन विद एंटीजन इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये तीनों सेकेंडरी है, CDE,
सी डी ई। ऑप्शन 4 अगर आपको दिखे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, माल्ट। माल्ट में बेटा हमने लिखा हुआ है ये पेयर्स, पैचेस, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन माल्ट, मतलब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सो दीज आर ऑल सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सी डी ई, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्यूपल डायलेशन करता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, गूज बम्स, पाइलोरेक्शन करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। यही क्वेश्चन में आया, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। यस, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी कर रहा है, पाइलोरेक्शन भी कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी करता है बेटा, बी सी डी। सो ऑप्शन सेकंड, आपको सारी चीजें बेटा यहाँ पे मौजूद मिल रही हैं। ऑप्शन 2 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखोगे, ये बहुत ही एक कैसा क्वेश्चन आया था जो एनसीईआरटी ने खुद क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ था। और जब मैं एनसीईआरटी रीड करा रही थी तो मैं यहाँ पे यही बोल रही थी कि वाई इंसुलिन कैन नॉट बी टेकन ओरली। ये जो बच्चे पढ़े हैं बेटा, मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन सही भी किया होगा। और यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन है, आप ओरली नहीं ले सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में वाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज इट विल बी डाइजेस्टेड इन द जीआई ट्रैक्ट, बिकॉज इट्स अ प्रोटीन। तो एज इट इज चीज हमने क्लास में की हुई है, एज इट इज क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखोगे तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। कौन सा है जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है बट एक्चुअल में पिट्यूटरी से रिलीज होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं हाइपोथैलेमस के, और 2 हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हमने लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, यानी कि एडीएच, जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है बट पिट्यूटरी में स्टोर होता है, वहीं से रिलीज होता है। आपको एज इट इज बेटा क्वेश्चन मिल गया। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखेंगे तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ? नॉन स्पेसिफिक, इनेट इम्यूनिटी, प्रेजेंट सिंस बर्थ बेटा, एंड नॉन स्पेसिफिक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखोगे तो ये एकाइनोडर्मेटा एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे भी बेटा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये चीज हम क्लास में लिखवाते भी हैं और एनसीईआरटी से भी बताते हैं। और इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप अगर देखोगे ऑप्शंस में जो आंसर बन रहे थे वो एनसीईआरटी के ही लाइन से बन रहे थे। विच ऑफ द रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम? वाटर वैस्कुलर सिस्टम में कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, ए एंड सी ओनली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो वाटर वैस्कुलर सिस्टम अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी रीड करोगे तो यहाँ पे क्लास में भी बताया गया कि भाई रेस्पिरेशन भी कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी कर रहा है। कई बच्चों का ये कहना था मैम एक्सक्रीशन भी करता है। यस, हम लिखवाते भी हैं बेटा कि एक्सक्रीशन भी करता है मैम। लेकिन अगर आप बेटा यहां पे ऑप्शंस में देखोगे जहां पे एक्सक्रीशन दिया हुआ है, मान ले बेटा बी दिया हुआ है या बेटा ई दिया हुआ है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बन रहा जिसमें ए सी ई या ए बी सी ई, कोई भी ऐसा ऑप्शन कॉम्बिनेशन में बन ही नहीं रहा है। तो ये जो लाइंस बेटा एनसीईआरटी की दी हुई है, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड, जो हम रीड कराते हैं एज इट इज वही उसी को करेक्ट माना है। ऑल दो वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, बट ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बेटा इस यहां पे इंपॉर्टेंस होती है कि एनसीईआरटी रीड करना है प्लस ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में जो मैं सोच रहा हूं उसके कॉम्बिनेशन बन पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर एक्सक्रीशन सही भी है तो बेटा उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है ऑप्शन में। तो जब कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो आपको जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हो गया ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप देखोगे, फ्रॉग से इस बार बेटा 4 क्वेश्चन आए हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के, कोई भी टॉपिक छोड़ के जाओगे, छोड़ के जाना ही नहीं है बेटा। किसी एक टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रॉग इस बार वैसा ही टॉपिक था। रीनल पोर्टल सिस्टम, स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन बेटा किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। देखो रीनल पोर्टल सिस्टम, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो 26 कहता है, फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है अगेन। फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी। नहीं, आप देख पा रहे हो वाटर में होगा सिर्फ बेटा स्किन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई फॉर वाटर। एंड लैंड में स्किन, बकल कैविटी, लंग्स। यस, लंग्स, बकल कैविटी एंड स्किन, स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स। तो ट्रू फॉर लैंड बट फॉल्स फॉर वाटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा? 27 क्वेश्चन बनेगा। अगेन बेटा ये फ्रॉग से क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेल फ्रॉग फॉर कॉप्युलेटरी पैड? फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब बेटा एज इट इज दिया हुआ है। कॉप्युलेटरी पैड, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। यहाँ आधा बेटा स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा है, सो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बेटा ये
एनसीईआरटी से और आपके नोट्स से। 28 क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे, ये भी फ्रॉग से ही क्वेश्चन आया हुआ है। जो फ्लो चार्ट बनाया है बेटा क्लास में, एज इट इज उस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। नेम द ब्लड वेजल, थोड़ा स्क्रीनशॉट बेटा ब्लर होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेजल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी से हार्ट में? तो बॉडी से हार्ट की तरफ वीना केवा। आप देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से वीन्स, वीन से वीना केवा से हार्ट। ठीक है, तो फ्रॉग से बड़े सारे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगाने पड़े क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे तो वैसे तो जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, बट जितना पॉसिबल मैं लगा सकती थी मैंने वो लगा के आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैच द फॉलोइंग, तो प्रोजेस्टेरॉन के लिए कॉर्पस ल्यूटियम ए का 4, मिलानो MSH पार्स इंटरमीडिया सी का हो गया 1, ऑप्शन 1 बन रहा है। बी यानी रिलैक्सिन का हो गया बेटा ओवरी, एंड कैटेकोलोमीन्स मींस एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, इसका हो गया एड्रिनल मेड्यूला। कहां दिख रहा है बेटा? देखो रिलैक्सिन बाय ओवरी, ये दिख रहा है आपको कैटेकोलोमीन एड्रिनल ग्लैंड। पार्स इंटरमीडिया दिख रहा है, पार्स इंटरमीडिया नोट डाल के लिखा था हमने, 1 हार्मोन दैट इज MSH। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स में इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप? तो आपको दिखेगा यहाँ पे हीम एक ही लिखते हैं हम, एग्जाम्पल कार्बोनिक कैटलेस एंड पेरोक्सीडेज एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखो बेटा, ये टेबल से क्वेश्चन बना हुआ है। ये टेबल बेटा एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, हम टेबल के फॉर्म में करते हैं, और ये भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन था, तो बच्चे को सारा क्वेश्चन बेचारे को पढ़ना पड़ रहा था, तो ऑफकोर्स टाइम लग गया उसको पढ़ने में। बट बेटा अब हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि हम इतने लंबे लंबे अगर स्टेटमेंट हो तो हमारी स्पीड जल्दी हो, ताकि हम सारे पेपर्स को इनफ टाइम दे पाए। ठीक है, तो इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। 12 वीक्स का मतलब होता है बेटा 3 मंथ्स, एंड मेजर ऑर्गन सिस्टम आप देखोगे 3 मंथ्स में बन जाते हैं, एज इट इज लिखा हुआ है। मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड 8 वीक्स, गलत है। हार्ट इज फॉर्म्ड 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन, ट्रू है। हार्ट 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन। ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, लिम्ब एंड डिजिट बेटा एंड ऑफ 2nd मंथ, सही है। ह्यूमन प्रेगनेंसी अपीयरेंस ऑफ हेयर 5th मंथ में देखो अपीयरेंस ऑफ हेयर, तो सारी चीजें आपको मिल रही है बेटा, है ना। तो बी को छोड़ दो, बाकी सारे सही है। ए, सी, डी एंड ई, ऑप्शन 4 आपको यहाँ पे सही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 अगर आप देखोगे तो अगेन बेटा मल्टीपल चैप्टर्स, सिर्फ बॉटनी जूलॉजी नहीं मिक्स की है, बॉटनी जूलॉजी के चैप्टर्स भी मिक्स किए हैं, जूलॉजी के भी चैप्टर्स मिक्स किए हैं, सब कुछ बेटा मिक्स करके पूछा है। एम्फाइसीमा इज डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल, ए का 2। बी बेटा एंजाइना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन, बी का हो गया 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब बेटा ऑप्शन 4 तो आपको दिख रहा है और आप ही क्लास में देख पा रहे हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ाया हुआ है, एक्यूट चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ाया हुआ है, एम्फाइसीमा पढ़ाया हुआ है, इनफैक्ट टेटानी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में वो भी कराया हुआ है, एंड सारे डिसऑर्डर्स का कंबाइंड बेटा, सारे चैप्टर्स के कंबाइंड एक जगह पे क्वेश्चन दे दिया है डिसऑर्डर्स को मिला के। क्वेश्चन नंबर 33 अगर आप देख पा रहे हो तो कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन था, कैंसर के डिफरेंट चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन था। कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल सही है। देखो कंप्यूटर टोमोग्राफी MRI कैंसर ऑफ बेटा इंटरनल ऑर्गन्स, ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपसे पूछा हुआ है, तो ए तो करेक्ट है, ए और सी आंसर बनेंगे। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल, तो ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। कीमोथेरेपी से हम यूज टू ट्रीट कैंसर पेशेंट्स, जहां बेटा कैंसर, ये स्क्रीनशॉट बेटा मैं आ गई हूं सामने, तो आप ऑफ कोर्स टारगेट कीमोथेरेपी करते क्यों हो? कैंसर के सेल्स को उड़ाने के लिए, है ना। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम, हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, यस। इम्यूनोथेरेपी, अल्फा इंटरफेरॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स नहीं होते, ये इम्यूनोथेरेपी होती है। इन केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज, नहीं बेटा, ब्लड सेल काउंट इंक्रीजेस इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, यहाँ हमने लिखा भी हुआ है। ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, यहाँ ब्लड सेल्स बेटा इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। WBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो ए एंड सी आपको ऑप्शन 4 में सही आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, नाउ दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई थी मैम। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बेटा क्योंकि अब पेपर हो गया और जो बच्चा उस पेपर की सिचुएशन में था वो ये शायद नहीं अटेम्प्ट कर पाया होगा, अगेन बिकॉज ऑफ द डेप्थ
एंड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज जो एज इट इज एनसीईआरटी की नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो इसे सॉल्व कर पाए होंगे शायद उन्होंने ऑड वन आउट एलिमिनेट करके किया होगा, और जो हमने बाकी चीजें ए सिलोमेट के बारे में या ट्रू सिलोम के बारे में या स्पॉन्जो सील जो आपके पॉरीफेरा में मिलता है, अगर वो दिमाग में रख के सॉल्व कर पाया होगा बच्चा तो कर पाया होगा। अदरवाइज आई कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे शायद उस वक्त में उस पैनिक सिचुएशन में ना हो पाई हो। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे बोला है व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूली फाउंड एनिमल, रिसर्चर डिड द हिस्टोलॉजी ऑफ एडल्ट एनिमल, ऑब्जर्व द कैविटी, प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। देखो कैविटी तो है ना, एसिलोमेट नहीं है, कैविटी तो है, तो बोला है क्या, कैविटी तो है, एसिलोमेट नहीं है, स्पॉन्जोसील नहीं है बेटा, स्पॉन्जोसील आप स्पॉन्जेस में पढ़ते हो, तो स्यूडोसिलोम होगा या शाइजोसिलोम होगा। अब मैम शाइजोसिलोम तो हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, हमने तो यूसिलोम पढ़ा है, यूसिलोम यानी कि ट्रू सिलोम, और मैम ने कहा था जब ट्रू सिलोम होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, तो गट की तरफ भी बेटा एक लेयर होती है मेसोडर्म की, और आपकी बॉडी वॉल की तरफ भी एक मेसोडर्म की लेयर होती है। जो बच्चे ने इस डायग्राम को शायद ध्यान से, जिसको उस वक्त में रिकॉल हो रहा हो, उसको याद आएगा मैम ये ट्रू सिलोम था। बेटा शाइजोसिलोम एक तरीके का ट्रू सिलोम होता है, ठीक है, वो पॉइंट शायद एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी का नहीं है, तो शाइजोसिलोम वर्ड शायद हम यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये दिया हुआ है कि मेसोडर्मल टिश्यू है, कैविटी भी है, मेसोडर्मल टिश्यू भी है टुवर्ड्स द बॉडी वॉल, बट नो मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ट्रू सिलोम तो नहीं है। ट्रू सिलोम नहीं है तो बचा बेटा एक ही ऑप्शन, दैट इज स्यूडोसिलोम। बट टोटली अग्रीड, दिस वाज वेरी कंसेप्चुअल, वेरी डेप्थ, तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ बच्चे इसको अटेम्प्ट ना कर पाए हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, और अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो इस प्लाज्मिड वाले क्वेश्चन से, प्लाज्मिड वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, क्लास में भी बताया था बेटा यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। डायग्राम में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल बी चोजन टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट वन। आपको साफ साफ बेटा इस डायग्राम में बना के बताया हुआ, एग्जैक्टली वही वाला डायग्राम है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो एंजाइम होता है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जितने भी ब्लू कॉलोनीज दिखती है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है, जो व्हाइट कॉलोनीज दिखती है वो रिकॉम्बिनेंट होती है। तो आपको रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन नहीं, जो भी व्हाइट कॉलोनीज है उसको सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि व्हाइट कॉलोनीज आपकी क्या होगी, रिकॉम्बिनेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन। और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 36 भी आप देख पा रहे हो, सेम उसी से क्वेश्चन आए हुए बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड। द ब्लू कलर कॉलोनीज हैव अ डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्लू कॉलोनीज बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ब्लू कॉलोनीज वो होती है बेटा जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो ब्लू कलर मिलेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उन्हीं में होगा बेटा जिसकी ये लैग्जी जीन बिल्कुल इंटैक्ट होगी, जिसमें जीन आपका नहीं गया है। जीन नहीं गया है यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा, उसमें ब्लू कलर होगा, लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लू कलर कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट, नहीं बेटा दिस इज फॉल्स, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड आइडेंटिफाइज एज रिकॉम्बिनेंट, यस। जो दूसरी वाली है बेटा वो रिकॉम्बिनेंट है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 अगर आप देखोगे तो कार्डियक एक्टिविटी के क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए। कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यूज। आपको दिख रहा है बेटा स्पेशल सेंटर इन मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन ए बी एंड सी आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो मेड्यूला में सेंटर होता है, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन से इम्पैक्ट करते हैं। और बेटा ऑफ कोर्स आपके नोडल टिश्यूज तो इम्पैक्ट करती हैं, रेगुलेट करती हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 38 जीन साइलेंसिंग। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ था बेटा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बॉटनी का है और सेकंड स्टेटमेंट जूलॉजी का है। देखोगे आरएनए इंटरफेरेंस इन takes place in all eukaryotes as a method of cellular self defense। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और एज इट इज लाइन हमने लिखी हुई है बेटा। अगर आप देखोगे, देखो इट टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोट्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, एज इट इज लाइन। क्वेश्चन नंबर 39 हम अगर देखें बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एल ने ये इंसुलिन किसके अंदर बनाया, बैक्टीरिया के अंदर बनाया। बेटा देखो इंसुलिन किसके अंदर बना रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर बना रहे हैं, ई कोलाई के अंदर बना रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन कैंसर से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। नियोप्लास्टिक यानी कैंसर की क्या प्रॉपर्टी होती है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, रिमेन कन्फाइंड, ए बी एंड सी। अब ये मैम कहाँ दिख रहा है, देखो यार ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसे हम बेटा बोल रहे हैं नियोप्लास्टिक सेल्स,
सेल्स एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाती है, मूवमेंट करती है, जो रुकी हुई रहती है वो बिनाइन ट्यूमर होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाती है, कोई कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता। ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको कवर हुए दिखेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में, यानी कि आपके नोट्स में कवर्ड है। तो मैंने, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा होगा, आई थिंक 41, क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए, यानी ए बी एंड ई। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ना, नॉट का मतलब ये दोनों नहीं चाहिए, सी और डी नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन 1 नहीं चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो मैम क्या क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए मैम, डीएनए लाइगेज चाहिए मैम, और पीसीआर में हम पढ़ते हैं बेटा कि पॉलीमरेज भी चाहिए, और यहाँ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है जब एनसीईआरटी रीड कराते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी दैट आई हैव ट्राइड टू कवर। थैंक यू सो मच। एंड द ओनली रीजन दैट आई केम हियर, ऑफ कोर्स बेटा, द ओनली रीजन इज दैट यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हो, और आप खास करके बेटा अगर आप इस साल वापस तैयारी करते हो, अगर आप वापस से हिम्मत करते हो और वापस से तैयारी करना चाहते हो, या मेरे जो लक्ष्य के स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे अर्जुना के स्टूडेंट्स हैं, ये आप लोगों के लिए स्पेशली बेटा ये मैसेज है कि डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से तो पेपर ही नहीं बनता है, आप जो पढ़ रहे हो उससे तो सफिशिएंट ही नहीं होगा, आप जो कर रहे हो वो तो है ही नहीं यूजफुल। दिस इज ओनली फॉर दैट बेटा एंड नथिंग एल्स। यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि जो पढ़ रहे हो, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ाई करोगे तो बेटा कॉन्फिडेंस के साथ में सिलेक्शन भी लेके आओगे, एंड दैट इज द ओनली पर्पस। आई होप बेटा दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द बैचेस एज यूजुअल।